यहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमले की इजाजत दे दी है। कब, कहां और कैसे हमला करना है, इसकी इजाजत दी गई है। मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ अडयाला जेल से इमरान खान का मौजूदा कशीदगी पर पहला पैगाम सामने आया है। उन्होंने कौम, फौज और मोदी के नाम अहम पैगाम जारी किया है, उसको भी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि आज डीजी आईएसपीआर ने एक इंडियन जासूस पकड़कर मीडिया के सामने खड़ा कर दिया, सबूत दे दिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो अहम है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे इंडियन जासूस पकड़े गए और उन्होंने यहां पर क्या कुछ किया वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर एक इंडियन ड्रोन मार गिराया गया है पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से, वो क्या मामला है वो आपको बताएंगे। फिर बांग्लादेशी सरहद पर इंडिया के लिए बड़ी हजीमत हुई है और पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब ने अहकाम जारी किए हैं कि कुछ नहीं बोलना नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के बारे में, अपने भाई को, बेटी को और अपने वुजरा को, इसलिए जुबानों पर ताले लग गए हैं। यह खबर कहां से लीक हुई है ये भी आपको बताएंगे। खबरें कुछ और भी हैं, वक्त मिला तो उनको भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान चलते हैं जहां पर नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है अपनी नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी के साथ। उसमें उनके साथ अजीत डोवल और राजनाथ थे और ये जो मुलाकात है इसकी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले तो जरा तस्वीर देखें, उसमें से आपको बहुत कुछ फील होगा, डिफरेंट फील होगा। जो हम अपने मुल्क में देखते हैं उससे जरा डिफरेंट फील होगा, उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन पहले इसमें हिंदुस्तानी जो फोर्सेस के चीफ है वो बैठे हुए, और जब हिंदुस्तानी मीडिया इस खबर को ब्रेक कर रहा था तो आपकी, हमारी, सबकी हैरानी के लिए वो तीनों चीफ्स को बराबर ही बोल रहे थे। इसमें अगर आप देखें तो जो उनके आर्मी के चीफ हैं वो किसी कलीदी जगह पर नहीं बैठे, वो वहीं बैठे हैं जहां दूसरे सर्विसेज चीफ बैठे हैं। और जब बातचीत होती है तो उसमें भी इंडियन एयरफोर्स का जिक्र पहले आता है, इंडियन आर्मी का जिक्र बाद में आता है, और फिर नेवल फोर्सेस का जिक्र, इवन जो इंडियन मीडिया उसको ब्रेक करता है, जो प्रेस रिलीज बनाई जाती है। और अगर आप देखें तो जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं वो ज्यादा कलीदी जगह पर इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, अगर आप तस्वीर देखें। बहरहाल ये तो थी एक कंपैरिजन जो पाकिस्तान और इंडिया का है, क्योंकि हमारी तरफ जो आर्मी चीफ हैं वो प्रैक्टिकली चेयरमैन ज्वाइंट चीफ हैं, मतलब कि तमाम फोर्सेस के वो चीफ हैं। हालांकि ओहदा वाइज तो वो नेवल और एयर चीफ के बराबर होते हैं, लेकिन वो एक्ट उनके बॉस के तौर पर ही करते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक तो आपको फर्क हम इस तस्वीर में दिखाना चाह रहे थे कि वहां पर तीनों जो चीफ्स हैं वो क्योंकि उनका ओहदा बराबर है, ट्रीटमेंट भी बराबर है, उनकी नशिस्तें जो हैं वो भी बराबर है, और अगर कहीं एडवांटेज नजर आ रहा है तो वो एयर चीफ को वहां पर नजर आ रहा है। तो एक तो ये तस्वीर देख लीजिए। बहरहाल इस मुलाकात के अंदर जो जिसमें आपको बताया कि आप सिविलियन सुप्रीमेसी आपको नजर आ रही है कम से कम बैठे हुए। इस मुलाकात के अंदर अब जो हिंदुस्तानी मीडिया के जय्यद सहाफी जो रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हमने वहां पर कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश की जो बहुत सीनियर सहाफी है, उनके मुताबिक इस मुलाकात के अंदर ये फैसला किया गया है कि तमाम इख्तियार उन्होंने फोर्सेस चीफ को सौंप दिया है। मतलब हमले की इजाजत मोदी की तरफ से दे दी गई है। अब एयर चीफ जो इंडियन आर्मी के चीफ और नेवल चीफ जो एयर जो उनके फोर्सेस के चीफ हैं, उन्होंने फैसला करना है कि कब, कहां, किस वक्त हमने किस तरह का हमला करना है। हमला करने की जो असूली मंजूरी थी वो आज इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने अपने सर्विसेज चीफ्स को दे दी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इससे आपको ये अंदाजा हो रहा है कि मामला अब किस तरफ जा रहे हैं। ये 90 मिनट ये मुलाकात प्राइम मिनिस्टर हाउस में जारी रही, और इस मुलाकात के अंदर तफसील के साथ ओवरव्यू लिया गया कि इस वक्त की सिचुएशन क्या है, कश्मीर में मामला क्या चल रहे हैं, और अभी तक इंडियन फौज ने या एयरफोर्स ने या सब ने क्या कुछ किया है, और सियासी साइड पे क्या हुआ है, सफारती साइड पे क्या हुआ है। तो ये तमाम चीजें जो है ये इसमें डिस्कस की गई हैं, और हमले की इजाजत जो है वो आखिरकार फोर्सेस चीफ्स को दे दी गई है। तो ये एक स्टेप, अब एस्केलेशन जो है वो फर्दर बढ़ रही है, आगे पहुंच रही है। इसको आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये किस तरीके से ये जो उनके सर्विसेज चीफ है उनका रिएक्शन इस पर क्या आता है, क्या उनकी सफबंदी है, क्या उनकी प्लानिंग है, जो भी हुआ बहरहाल सामने आ जाएगा। लेकिन आज की मीटिंग का लुबे लबाब यह है कि उन्होंने उनको इजाजत दे दी है, और अब वो अगला लाहेअमल इसके ऊपर और एक्शन जो है वो मुरतब करेंगे। इस मुलाकात के फौरन बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो मोदी ने की है, और वो मीटिंग है आरएसएस। आरएसएस आपको पता है कि इमरान खान साहब ने आप सबको बता दिया था, जो उनका हिंदुत्वा ब्रिगेड है। हिंदुत्वा ब्रिगेड का ये पैरामिलिट्री एक उन्होंने फोर्स बनाई हुई है, एक लश्कर बनाया हुआ है, आप इसको ये कहें। तकरीबन इसके अंदर 60 लाख इनके मेंबर्स हैं। इनको ट्रेन किया जाता है जंग के लिए, लड़ाई के लिए, दंगों के लिए। आप देखते होंगे कई दफा इनकी परेड्स, आप स्कूलों से ये शुरू करते हैं भर्ती करना, ऊपर तक जाते हैं। तो ये जो हिंदुत्वा ब्रिगेड कह लें, आप इसे आरएसएस कह लें, इसके जो मौजूदा सरबराह हैं उनके साथ मोहन भागवत उनके साथ मुलाकात की है। और ये जो आरएसएस के चीफ मोहन भागवत हैं, इनके साथ कोई गालिबन लंबी मीटिंग चली है। कुछ लोग कहते हैं 2 घंटे की मीटिंग चली है, कुछ कहते हैं शॉर्ट चली है। बहरहाल लंबी मीटिंग जो है मोहन भागवत के साथ चली है, और इसके बारे में अब इत्तलात आ रही हैं कि ना सिर्फ सर्विसेज चीफ से तो एक हमला पाकिस्तान पर करवाने की बातचीत हुई, इंडिया के अंदर माहौल गर्म करना है बहुत ज्यादा, और नफरत फैलानी है और वॉर हिस्टेरिया फैलाना है। उसके लिए जो मोहन भागवत है उसको टास्क किया गया है कि आप जरा अपने जो 60 लाख के करीब आपकी मेंबरशिप है एक्टिव, मुझे नहीं पता कितने होंगे, लेकिन 60 लाख की इनकी, 50 से 60 लाख इनकी मेंबरशिप है,
उन सबको जरा थोड़ा सा एक्टिवेट कर दें और हर तरफ जंग का माहौल बर्पा कर दें, ताकि तैयारी करा दें और पूरे मुल्क को जो है वो मोदी साहब के पीछे खड़ा कर दें कि वो इस वक्त एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं हिंदुस्तानियों के राइट की, मीन एक ऐसा माहौल बना दें कि उनको वोटों में भी जाहिर है सियासी तौर पर भी फायदा हो। तो ये जो उनकी आरएसएस की मीटिंग है, ये भी आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उसके बाद चलते हैं अडयाला जेल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज इमरान खान साहब की सबसे पहले तो बहनों से मुलाकात नहीं करवाई गई, एक दफा फिर उनकी बहनें पहुंची, वही सब कुछ, वही बेशर्मी रिपीट की गई, उनको जेल से दूर रोक लिया गया, इसके साथ साथ वुकला को भी रोक लिया गया, और जो लिस्ट पर वुकला के नाम थे उनको नहीं मिलवाया गया, और शायद लिस्ट में से एक ही वकील को मिलवाया गया, बाकियों को रोक लिया गया। उन्हें बताया कि आपके सिक्योरिटी के खदशात हैं, इसलिए आप अडयाला जेल के करीब नहीं जा सकते। अपनी मर्जी से दूसरे वुकला को उस लिस्ट में शामिल करके उनसे मुलाकात करवा दी गई। बहरहाल इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई, बाहर वो इमरान खान साहब का मैसेज लेकर आए। जो मैसेज लेकर आए वो हतमी तो नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट किसी शख्सियत की उस तरह से मुलाकात नहीं हुई बदकिस्मती से, और साथ साथ खुले माहौल में भी जैसे कि उन्हें बात करने का मीडिया से मौका मिले या अपनी पार्टी से, वो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने अभी तक की जितनी भी पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं, इस घुटन के माहौल में, इस पाबंदी के माहौल में, मुलाकातों की बंदिश के बावजूद, और जो मिलने अंदर गए वो जाहिर है उतने इंडिपेंडेंस के साथ नहीं गए, उतने इंडिपेंडेंट लोग अंदर नहीं जा सके। उसके बावजूद जो कुछ इमरान खान साहब ने अंदर से कहा वो मेरा ख्याल है बहुत ही मुफस्सल है, और आखिरकार मुल्क का असली लीडर बोला है। इससे पहले ये वाली स्टेटमेंट्स पाकिस्तान में तो कम से कम किसी को शर्फ हासिल नहीं हुआ कि वो बोले। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने कहा है कि इंडिया के खिलाफ पूरी कौम और फौज तगड़ा दिफा करने की सलाहियत रखती है और करेगी। फिर उन्होंने अयादा किया कि जब पुलवामा का हमला हुआ था तो मैंने तभी बता दिया था कि दोबारा से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होंगे, और पूरी दुनिया को इसके बारे में मैंने बताया था। उन्होंने कहा कि अब भी जरूरत है कि बेहतरीन सफारतकारी की जाए और पूरी दुनिया के सामने अपना मुकदमा रखा जाए। फिर उन्होंने ये कहा कि दहशतगर्दी पर उन्हें अफसोस है, जिनकी जानें गई हैं उनके लवाहकीन के साथ उनकी ताजियत है, और दहशतगर्दी का कोई रंग, मजहब, देश नहीं है, ये हर जगह होती है और ये एक कॉमन इवल है और इसके खिलाफ सबको लड़ना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान की ज्यादती है कि इसे पाकिस्तान पर डाल देता है। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर खुल के बात की, मोदी की चालाकियों पर खुल के बात की, हिंदुत्व और आरएसएस ब्रिगेड पर खुल के बात की, जिसका कभी नाम भी नवाज शरीफ अपनी जुबान पर नहीं ला सकते। ये मेरा चैलेंज है आपको कि पूरा खानदान कभी आरएसएस का नाम भी अपनी जुबान पर नहीं ला सकते। उस पर इमरान खान ने खुल के बात की अपनी स्टेटमेंट में और कहा कि आरएसएस का एजेंडा है वहां पर भी मुसलमानों को स्क्वीज करना और पाकिस्तान के खिलाफ भी नफरत फैलाना। फिर उन्होंने कहा कि ये जो शरीफ और जरदारी हैं ये कभी खुलकर नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनकी सारी दौलत बाहर पड़ी है, इनके इंटरेस्ट हिंदुस्तानी इन्वेस्टर्स के साथ है, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के साथ हैं, ये कभी इस मौजू पर नहीं बोलेंगे, कोई बयान नहीं देंगे, इसलिए इनसे कोई उम्मीद ना रखें। फिर उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के अंदर जो कौम को डिवाइड करने का काम इस वक्त जारी है, जाहिर है उनका इशारा वाज़ेह तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री की तरफ है कि इसको बंद किया जाए। लोगों को जो पकड़ा जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, बेगुनाहों को जेलों में रखा है, मैंडेट चोरी किया है, अदालतों के ऊपर आपने कब्जा किया, ये सब बंद किया जाए ताकि पूरी कौम इकट्ठे होकर लड़ सके। इमरान खान ने यह कहा कि किसी भी कौम की असल ताकत उनका इकट्ठ होता है, उनकी यूनिटी होती है, वो इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो वो कामयाब होंगे। इस वक्त कौम को डिवाइड करने की नहीं, इकट्ठे करने की जरूरत है। इन चोरों के ऊपर आपने अपना सारी ताकत लगा के आपने फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के दिफा को बहुत नुकसान पहुंचाया। इस काम को अब रोक दीजिए और पूरी कौम को इकट्ठा करके आगे चलने की जो है वो सही करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ताकि सब मिलकर इस तमाम मामले के साथ जो है वो निपट सके। अब ये तो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आ गई जो मुफस्सल है, जिसमें वो तमाम पहलू और उन तमाम पहलुओं की निशानदेही भी की गई है और तगड़ा डिफेंस दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, जो एक लीडर को देना चाहिए, जो दूसरी तरफ से मुंह में जुबान नहीं है और अगर कोई बोला है तो बुरा बोला है, और वो ख्वाजा आसिफ है, और जिसकी अब पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है, क्योंकि इंडिया ने अब यूनाइटेड नेशन में जाकर ऑफिशियली ये अपना स्टांस रख दिया है कि पाकिस्तानी वजीर दिफा ने तो खुद कन्फेस कर लिया है कि हाँ, हम दहशतगर्दों को पालते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, हम ये गंदा धंधा करते हैं। ये अब इंडिया यूनाइटेड नेशन के फोरम पर जाकर ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट को कोट कर रहा है। दूसरी तरफ अर्नाब गोस्वामी ये खबर ले आए हैं, उन्होंने अपने शो में बताया है कि उनकी इंफॉर्मेशन ये है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ, अपनी बेटी और अपने मिनिस्टर्स को ये इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं कि किसी सूरत कोई बयान आपने हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं देना। इसलिए अगर आप गौर करें तो हिंदुस्तान के खिलाफ नून लीग की जितनी भी काबीना है उसमें एक दो लोग जिन्होंने शुरू में कुछ तत्ते होकर, मेरा ख्याल है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की जरूरत थी, जनरल साहबान की जरूरत थी कि ये बयान दें, एक दो बयान ख्वाजा आसिफ और हनीफ अब्बासी से दिलवा दिए। उसके बाद से मुकम्मल सन्नाटा है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज सब खामोश हैं, इवन इनके वो जो बेटे हमजा और वो सारे निकल आते हैं, बयान देते हैं, बाद में कोई और सिचुएशन हो वो भी खामोश हैं। तो ये अर्नाब गोस्वामी की खबर है जो उन्होंने हिंदुस्तानी टेलीविजन पर दी है कि नवाज शरीफ ने सबको मना कर रखा है। इमरान खान पहले ही बता चुके हैं कि ये कभी बयान नहीं देंगे और उसकी वजूहात भी उन्होंने बता दी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और वो खबर यह है कि एक तो पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी का एक ड्रोन मार गिराया है, और ये भिंबर सेक्टर में, लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भिंबर सेक्टर में ये मार गिराया है,
और इसकी तस्वीर, इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो जारी की गई है। जाहिर है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी रखा जा सकता है कि कौन इस सारे माहौल के अंदर खिलाफ वर्जी कर रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल की। अच्छी अच्छी ये एक अप्रोच है। और इसके साथ साथ डीजी आईएसपीआर ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफ़ी सारी तफसीलात रखी हैं। सबसे पहले तो उन्होंने एक दहशतगर्द गिरफ्तार किया है जिसका नाम अब्दुल मजीद है, और उसके एतराफ़ात और उसकी ऑडियो जो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इंडियन मिलिट्री के अफसरान के साथ बात करते हुए। 4 ओहदेदार और अफसरान हैं इंडियन मिलिट्री के जिनके साथ ये अब्दुल मजीद, जिसको झेलम से पकड़ा है, वो जुड़ा हुआ था। मेजर संदीप वर्मा, सूबेदार सुखविंदर, हवलदार अमीत और एक सिपाही उनका जो अननोन है। ये 4 लोगों के साथ अब्दुल मजीद जो है वो इन लिंक था, इन कॉन्टैक्ट था। ये चारों भारतीय फौजी अफसरान हैं। कहा जा रहा है कि ये रॉ के अफसरान नहीं है, ये भारतीय फौजी अफसरान हैं। ये इसको पैसे दे रहे थे और ड्रोन के जरिए जो छोटे बम हैं जिनके साथ ये हमले करते हैं, आईईडीज जिन्हें कह देते हैं, उनको ड्रोन्स के अंदर रखकर बॉर्डर पार यहां पहुंचाया जाता था। और ये आगे से अब्दुल मजीद उनको हासिल करता था और फिर डिफरेंट जगहों पर इसने दहशतगर्दी के वाकयात किए हैं। बताया गया कि 13 अक्टूबर को अब्दुल मजीद ने जिला बाग में फौजी गाड़ी पर हमला किया। 30 नवंबर 2024 को ये जलालपुर जट्टा में आईडी से लेस उन्होंने हमला किया। इसी तरीके से 19 मार्च इन्होंने कोटली के करीब स्कूल के बच्चों को एक मशकूक बैग मिला, वो भी अब्दुल मजीद ने वहां छोड़ा था जिसके अंदर बम था। और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि किस तरीके से मेजर संदीप वर्मा जो है वो इन्वॉल्व है बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी के मंसूबों में। अब्दुल मजीद की कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने रखी है और भारत के इल्जामात का जवाब दिया गया है कि असल दहशतगर्दी आप पाकिस्तान के अंदर करवा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जोर दिया है कि अब्दुल मजीद अकेला नहीं है बल्कि इसके साथ दीगर दहशतगर्द भी हैं जो भारत की सरपरस्ती में काम कर रहे हैं। अच्छा, ये इन्होंने बताया कि बहुत पहले से ये सब कुछ कर रहे थे और 4 इंडियन जो फौज के अफसरान कह लें या दूसरे लोग हैं वो इनके साथ जुड़े हुए थे जो मिलकर ये सारा काम कर रहे थे। अच्छा, अब इसमें कुछ सवाल आते हैं। तो ये बड़ा अच्छा किया कि इंडिया को आपने दिखाया कि असल हकीकत क्या है, लेकिन इसमें और भी अच्छा होता अगर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इंग्लिश में करते। मतलब ये कोई तनकीद नहीं कर रहा, ये मैं आपको मैं एक मशवरा दे रहा हूं ताकि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये सब कुछ रखते। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको इंग्लिश में, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इंग्लिश में करनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम तो पूरी आपके साथ खड़ी है, उसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है ना। आप अंग्रेजी में बोलें, चाइनीज में बोलें, जापानी में बोलें, जिसमें मर्जी बोलें, हमारे लोग तो खुद तर्जमा कर लेंगे। हमारे लोगों को तो पता चल जाएगा कि एक हिंदुस्तानी दहशतगर्द अब्दुल मजीद नामी जेलम में है, वो नहीं कर लेंगे तो हम करके यहां से बता देंगे। तो पाकिस्तानियों को बताने के लिए आपको बैठने की जरूरत नहीं। अब दिन रात ये जो टिक्कर उर्दू में जारी करते रहते हैं तो इन हाउस ही प्रोपेगेंडा होता रहता है। बाहर आपकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई भी आपकी कोई भी इंपैक्ट नहीं है आपका। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको करनी ही इंग्लिश में चाहिए थी। उर्दू में आप क्यों करते हैं, हमारी समझ से बाहर है। या पाकिस्तानी कौम को आपने बताना है कि ये दहशतगर्द पकड़ लिया तो आप हमारे साथ खड़े हो जाएं, वो पहले ही आपके साथ हैं। आपको इस वक्त जरूरत है, जब आपके डिफेंस मिनिस्टर ने एक खच मारी हुई है माजरत के साथ इंटरनेशनली और पूरी जगह पर आपको लेने के देने पड़ रहे हैं, आप फंसे हुए हैं इंटरनेशनली। नुसरत जावेद साहब ने भी अब ये कहा है कि बयानिए की जंग हम हार गए। तफसीली उन्होंने भी तज्जिया किया है कि क्योंकि ट्विटर यहां बंद है, सहाफियों को आजादी नहीं है, बात करने की आजादी नहीं, तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो जब हम बात नहीं कर सकते तो बयानिया क्या दे हमारा जर्नलिस्ट। तो बयानिए की जंग इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है। इन हाउस हम बड़े खुश हैं, कुछ लोग हमारे ड्रम मारते हैं और बताते हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया। तो इन हाउस तो हमने चुप के रखा हुआ है काम, लेकिन इंटरनेशनली हमारा नैरेटिव कहीं नहीं जा रहा। अब अगर हम इंटरनेशनल जो एहतजाज हो रहे हैं उन्हीं पर बात करें तो शिकागो में कोई 700 के करीब गालिबन लोग इकट्ठे हुए हैं इंडियन कम्युनिटी के और उन्होंने एक भरपूर पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। अब हमने तो कॉल दे रखी है कि पाकिस्तानियों को भी करना चाहिए, तहरीक इंसाफ इसमें बिल्कुल साथ खड़ी है, कोई इसमें मसला नहीं। लेकिन आपने पाकिस्तानी जो ओवरसीज है उनको तंग इतना किया हुआ है, उनके दिल ही आपने इतने तोड़े हुए हैं। इंतशारी टोला, ये यहाँ अपने मुर्दे दफनाने आते हैं, बाद में प्रॉपर्टी बेच के चले जाते हैं, ये पाकिस्तान में क्या लेने आते हैं, ये वहीं पर जहां पर रहते हैं वहां पॉलिटिक्स करे, पीछे से उनके रिश्तेदारों को उठा लिया, किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, किसी का पासपोर्ट ब्लॉक, किसी को एयरपोर्ट पर हादसा किया। तो आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को इतना तंग कर दिया है कि अब उस तरह की हमें भी इस सारी सिचुएशन में, यकीन कीजिए एज अ पॉलिटिकल वर्कर, हमें इसमें प्रॉब्लम आ रही है लोगों को मोटिवेट करने में और लोगों को इकट्ठा करके खड़ा करने में। क्योंकि और आप सीख नहीं रहे, आप बैकफुट पे नहीं जा रहे, आप डबल डाउन कर रहे हैं अपनी पोजीशन को मजीद और मजीद। वही हरकतें पाकिस्तान में जो आज अलीमा बीबी के साथ, इमरान खान की बहनों के साथ आपने किया है, वो सब आप डबल डाउन कर रहे हैं, आप अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हट रहे। तो इसलिए एक तो ये आइंदा के लिए सोचिए, वोट का हक आपने पाकिस्तानियों से छीन लिया, हर हक आपने छीना। तो अब आपको समझ आई कि कितना इंपॉर्टेंट होता है आपका डायस्पोरा, कितनी उसकी इंपॉर्टेंस होती है, और आपने कितना बेदर्दी के साथ, बेदिली के साथ और कितनी हमाकत के साथ आपने इनको डील किया और हकारत के साथ आपने डील किया, और आज वो सब कुछ आपके सामने आ रहा है। बहरहाल ये तो हो गई सिचुएशन के, आपको ये इंग्लिश में करनी चाहिए थी, अभी भी करें, फौरन करें इंग्लिश में। और आइंदा जो भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मेहरबानी करके वो सिर्फ इंग्लिश में करें। अगर आपने उर्दू का वर्जन देना हो तो उर्दू की प्रेस रिलीज बनाएं, एक पेज की, आखिर पर हमारे अपने सहाफियों को दे दें। हमारे तमाम सहाफी इंग्लिश समझते हैं, उनको कोई मसला नहीं, वो खुद ही ट्रांसलेट कर लेंगे आपकी बात को, और उनको एक लीफलेट दे दें आखिर पर, एक पेज का, 2 पेज का, जिसमें तमाम इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हों। टिकर तो आप वैसे
मैसेज जारी करते हैं तो वो मसला हल हो जाएगा। तो अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो फिर किसी ऐसे बंदे को बिठाएं कि जो इंग्लिश बोल सके, आपके पास होंगे लोग जरूर ऐसे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जरूरी नहीं लिखवा के नहीं लाए कि आप ही ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो जनरल शरीफ साहब, ये आप पर भारी जिम्मेदारी है, इस टाइम कौमी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को, अगर इफ यू बिलीव यू कांट परफॉर्म, तो अपने आप को, अपने किसी सबऑर्डिनेट को अपनी जिम्मेदारी दें कि वो आज के बाद जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वो इंग्लिश में करें। जरा गौर कीजिए, इंडियन जब फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने कितने प्रोफेशनल तरीके से, एक तरफ आपने ये सारे लगड़ बगड़ बिठाए हुए थे, 6-7 एक दूसरे के ऊपर चढ़े थे, 2 बंदों के बैठने की जगह थी, जहां आपने 7 बंदे के 6 बंदे बिठा दिए थे, जब ये ख्वाजा आसिफ और सब ने फॉर्म 47 वालों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दूसरी तरफ 3 लोग बैठे थे, वो खुली जगह थी, जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा हम कोई सवाल नहीं लेंगे, मुख्तसर बात की, इंपैक्टफुल बात की, इंग्लिश में बात की ताकि पूरी दुनिया को समझ आए, और वो इंग्लिश बोली जो टर्मिनोलॉजीज आम फहम हो, आम लोगों को समझ आए, और पूरी दुनिया के सामने अपना मुद्दा रखा। आप यहां पर पता नहीं क्या उर्दू में हम ही बेचे जा रहे हैं सबको, भाई हमें पता है, आप अब्दुल मजीद को कहें ये एटम बम भी था तो हम आपकी बात मानने को तैयार है, पाकिस्तान तो आपके साथ खड़ा है, जो आपकी बात नहीं मान रहे, यहां बयानिए का मसला है, उनकी जुबान में बात करें। तो एक तो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जरा मेहरबानी करके इंग्लिश में करें। दूसरा, आपको ये बताना है कि ये डीजी एसपीआर साहब पर एक और सवाल है कि शुक्र है आप आखिरकार बोले, आपने बताया कि हिंदुस्तान यहां दहशतगर्दी कर रहा है, गार्डियन ने कहा 20 लोग मार दिया, आप खामोश रहे। हिंदुस्तान ने क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान के अंदर पिछले 2-3 साल में, आप खामोश रहे। बलूचिस्तान के अंदर जब दहशतगर्दी हुई थी तो आपको उस दिन इंग्लिश में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। आप जो बाद में मीडिया को फीड करते रहे इसके पीछे हिंदुस्तान, तो आप खुद डरते हैं क्या, मसला क्या है? आप सबने खुल के हिंदुस्तान के ऊपर तब बात क्यों नहीं की? अब आप कहते हैं उसके पीछे हिंदुस्तान है। तो उस दिन आपने ट्रेन के बाद, क्या हम इतने नालायक हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इतनी नालायक हैं कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी? और अगर थी तो फिर इससे बड़ा जुल्म और जुर्म और कौम के साथ क्या हो सकता है? इवन हिंदुस्तानी अवाम के साथ भी ये जुल्म है कि आप उनको मोदी का जो असल चेहरा है वो नहीं दिखा रहे कि ये किस कदर जंग करना चाह रहे हैं और किस कदर इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी बर्पा कर रखी है। ये आपको करना चाहिए था, आपके ऊपर ये फर्ज था कि आप जिस दिन ट्रेन अगवा हुई और उसके बाद सारी शहादतें हुई, आप इंग्लिश में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जिसमें सबूत देते कि हिंदुस्तान ने ये सब कुछ किया। अब आपको मतलब, वो अगर हम पर हमला ना करें, ये जंग शुरू ना हो, ये पहलगाम ना होता, तो आप खामोशी रहते, आप बोलते ही ना, आप हिंदुस्तान का चेहरा लोगों को दिखाते ही ना, ये अब्दुल मजीद जो है ये पकड़ा ही ना जाता, इसकी सारी कार्रवाई बताई ना जाती, क्योंकि 3 साल में तो आपने हमें कुछ नहीं बताया ऐसा। तो इसलिए ये बहुत ही हमारा डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर है जो हम कर रहे हैं, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। तो इसलिए एक तो इंग्लिश में करें और एक जो कुछ भी आपके पास है उसे निकालें। संभाल के क्यों रखा हुआ है आपने नवाज शरीफ की तरह? आप क्यों खामोश हैं? मुंह में क्यों आपने जो है वो जुबान अपनी जो है वो बिल्कुल सील की हुई है कि आपने बोलना नहीं है? अच्छा जी, आगे बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश की सरहद पर भी इंडियन आर्मी को थोड़ी सी हजीमत का सामना हुआ है। वहां पर उनके 2 फौजी जो हैं वो बॉर्डर पार कर गए थे, जैसे पहले पाकिस्तान की तरफ किया है, और वो उन्होंने पकड़ लिए। और जब पकड़े तो वो बेचारे जो फौजी थे इंडियन, वो अपनी जान बख्शी की और अपनी हिफाजत की मिन्नत समाजित कर रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टेंशन सिर्फ एक सरहद पर नहीं है पाकिस्तान और इंडिया की, दूसरी पर भी है। जो रवैया और जो सलूक इंडियन जो आरएसएस लेड गवर्नमेंट है वो कर रही है इस वक्त सारे ही मुसलमानों के साथ और बांग्लादेश के साथ भी, उनका परचम जैसे पाँव में रोला जा रहा है, कल आपको दिखाया था कि पाँव तले उसको रौंदा जा रहा है, वो उस सब के बाद जाहिर है बांग्लादेश जो है वो आगे से कोई फूल तो नहीं देगा। तो बांग्लादेश भी हसीना के जाने के बाद, शेख हसीना के जाने के बाद आप देख सकते हैं कि एक डिफरेंट बांग्लादेश है। इंडिया को वहां से भी ट्रबल हो रही है, ये भी एक बड़ी हजीमत उनके लिए, उनके मत्थे लगी है। फिर इंडिया ने अपने ही 5 फौजी जो हैं वो मार दिए हैं, ये भी एक बड़ी अफसोसनाक खबर है और वो दबाव की खबर है। पता ये चल रहा है कि दबाव में है, प्रेशर में है, हिंदुस्तानी फोर्स डरे हुए हैं कि किसी वक्त भी पाकिस्तान से कोई हमला ना हो जाए। तो 185 BSF 185 BSF ये उनका यूनिट है, जिन्होंने 13 सिख लाइट इन्फेंट्री 13 सिख लाइट इन्फेंट्री के ऊपर हमला कर दिया। ये समझ करके कोई पाकिस्तान की यूनिट है, अपनी ही यूनिट के ऊपर हमला कर दिया, भारी फायरिंग की, जिससे 5 जो जवान थे, सिख जवान थे, वो 13 सिख लाइट इन्फेंट्री के वो मारे गए, कत्ल हो गए। और इसके ऊपर भी अब बहुत रिजेंटमेंट है वहां पर, और जो माहिरीन है वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी फौज जो है वो बहुत प्रेशर में है, इसलिए प्रेशर में आकर उनसे ये फैसला हुआ है। इसके साथ साथ कश्मीर के अंदर 48 जो डिफरेंट मुकाम है उनको बंद किया गया। इस पर तफसीली बात सुबह करेंगे कि क्यों बंद किए गए, क्या हमले की तैयारी है या वहां पर हमला होने का खदशा है। उसके अलावा भी कुछ खबरें थी जो अभी सामने नहीं रख सकी, उन्हें सुबह के व्लॉग में रखेंगे। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।